नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज 9 अगस्त 2026 है और मेरा जो नेटवर्थ है वो बढ़कर 96,16,000 पहुंच चुका है। वन डे का चेंजेस अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 9,000 बढ़ा है और स्टॉक्स 5,000 बढ़ा है। प्रोजेक्टेड नेटवर्थ अगर मैं देखूं 2036 तक, मतलब अभी इसी वक्त से अगर मैं इन्वेस्ट करना, फ्रेश पैसा डालना बंद कर दूं तो ये नेटवर्थ जो है मेरा बढ़कर 3,10,00,000 तक पहुंच जाएगा। अभी मैं और नीचे जाकर आपको दिखा दूं किस एसेट क्लास में कितने रुपए मैंने डाल रखे हैं, किस परसेंट में। तो इक्विटी में मैंने 86% से ज़्यादा पैसा डाल रखा है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे था तो उस समय इक्विटी का पोर्शन मैंने बढ़ा दिया। लिक्विड लगभग 4 लाख है, गोल्ड लगभग 3.5 लाख है, रिटायरमेंट फंड पीपीएफ जो है वो 3 लाख है, डेट में 2 लाख है, सिल्वर 1 लाख है और ग्लोबल इक्विटी जो है वो मैं गिफ्ट सिटी के थ्रू अब जो बढ़ा रहा हूँ अपना, वो जैसे जैसे लेता जाऊँगा मैं वो आपको दिखाता जाऊँगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू दिखाना नहीं है। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो आपको अपनी जर्नी से आपको रूबरू कराना है। ये जो मेरा आप 1 करोड़ के आसपास जो पोर्टफोलियो पहुंच चुका है वो आप देख रहे होंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे कि इसकी शुरुआत 1,000 रुपये की एसआईपी से हुई थी 2015 में, और ये 1,000 रुपये की एसआईपी बढ़ते बढ़ते आज 1 करोड़ तक जा पहुंची है। दोस्तों, 2014 में मैं पेपर वेपर पढ़ता था तो मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिल चुकी थी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो ना मुझे म्यूचुअल फंड की नॉलेज थी, ना स्टॉक मार्केट की समझ, और ना कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल था कि यहाँ तक पहुँच जाना है या इतना कॉर्पस बना लेना है, ये सब कुछ मैंने सोच कर किया था। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने कर दिया था। अगर कोई आदमी ज़मीन लेना चाहेगा तो उसे बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन शेयर और ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास पैसे कम भी हैं फिर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बस वही था। और इस पूरी स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो रिटर्न नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप फिर से नोट करिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो रिटर्न नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि मैंने इतनी गलतियां की हैं जितनी गलतियां कोई दूसरा निवेशक, दूसरा इन्वेस्टर करता तो वो मार्केट से जा चुका होता। और मैंने भी दो बार इस 10 साल के दरमियान 2 बार ये पूरी जर्नी रोक देनी चाहिए और लगभग संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर वापस आया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि असली टर्निंग पॉइंट क्या था। और ये जो पूरी कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है, वो है 10 लाख तक पहुँचना। 10 लाख तक पहुँचना मुश्किल लगता है, लेकिन 10 लाख के बाद ये जो पूरा वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी होता है उसको देखने का आपका नज़रिया अचानक ही बदल जाता है। तो भाई, मेरी नौकरी लगी थी 2014 में, और उसी समय से मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में, जब मुझे कुछ पता नहीं था, आज की तरह कोई ऐप तो होता नहीं था उस समय, मेरे घर में हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता था, उसमें म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन आती रहती थी। और एक नाम जो हमको बार बार दिखाई देता था वो था एसबीआई ब्लू चिप फंड। लेकिन समस्या ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये लेना कहाँ से है और इसको ख़रीदते कैसे हैं। तो फिर एक बार मैं यूं ही आईडीबीआई बैंक में गया था, और बैंक वाला जो एक लड़का था उसने मुझे बोला कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। मैंने पहले ही सुन रखा था म्यूचुअल फंड, तो मैंने बोला एसबीआई ब्लू चिप फंड में ले सकते हैं क्या। उसने बोला नहीं, आईडीबीआई का अपना फंड है, उसमें आप ले सकते हैं। तो वो जो अपना फंड था, उसने आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड नाम का एक म्यूचुअल फंड था, उसमें उसने इसकी शुरुआत करवा दी। तो मेरे म्यूचुअल फंड की जर्नी की वहाँ से शुरुआत हो गई।
बस इतना ही नॉलेज था। ना कोई एसेट एलोकेशन का पता था, ना रिस्क एनालिसिस, ना रोलिंग रिटर्न, ना एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है इसकी समझ थी। बस लगा म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। 2014 में जो मैंने 1,000 रुपये की शुरुआत की थी, करीब 23-24 महीने तक मैंने पैसा डाला था। और 2016 ट्रैक करने के लिए भी कोई ऐप नहीं था, तो 2016 में बस इन्वेस्टमेंट चेक करने के लिए गया तो 24,000 रुपया डाला हुआ 2016 में मुझे दिखा 19,000 रुपया। कि मैंने सोचा कि लो भैया, 24,000 डाला, 19,000 हो चुका है, उसको तो छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि भाई जब 19,000 हो ही चुका है, पैसा कम हो ही चुका है, तो भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये 24,000 डूब जाएगा। तो मैंने छोड़ दिया। SIP वैसे ही कटते रहा और ये जर्नी चलती रही। फिर ठीक इसी तरह का दूसरा शौक़ मुझे लगा 2020 में। मैंने के फिनटेक के फिनकार्ट नाम का एक ऐप था, उसको डाउनलोड किया, अपना इन्वेस्टमेंट खोला। तो मैंने देखा, पहली बार देखा कि पैसा बढ़ता भी है। करीब 1,06,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था और उसका वैल्यू 2,90,000 रुपया हो चुका था। IDBI डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। मैं बिल्कुल शॉक था। लेकिन एक और चीज़ समझ में आया, मुझे वो म्यूचुअल फंड मेल भेजना शुरू किया था और मैंने जब उसके बाद डिटेल लेना शुरू किया, तब मुझे पता चला मैं लगभग 2.25% का उसमें एक्सपेंस रेशियो भर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे समझ में आया बस रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है, कॉस्ट भी मैटर करता है। उस इन्वेस्टमेंट को मैंने एग्ज़िट किया STP करके। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, वो जो म्यूचुअल फ़ंड है, मैंने सारा पैसा निकाल कर, उसका नाम भी चेंज हो गया बाद में, IDBI बदल कर LIC हो गया। तो मैंने सारा पैसा वहाँ से निकाल कर LIC नेक्स्ट 50 में डाला और LIC स्मॉल कैप फंड में डाल दिया। 2014 में मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोल दिया था कैनरा बैंक के कैन मनी प्लेटफॉर्म पर। और स्टॉक से जो होता है ना, वो बेचने ख़रीदने की जो चुल होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो किक मिलता है, उस समय तो 5G और 4G और 3G भी नहीं होता था, 2G नेटवर्क था। तो वो मैंने 2014 में फ़ील किया था। जब आपका पैसा बढ़ता है, ग्रीन पे आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसका कुछ अलग ही सुकून और मज़ा मिलता है। वो नॉर्मली किसी दूसरे काम में नहीं मिलता। कभी कभी मैं कैनरा मनी में, कैन मनी का जो ऐप था, उसमें बाई या सेल करता और नेटवर्क इतना घूमता रहता था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता था। कॉल सेंटर में मैं फ़ोन लगाता था, अपनी ID बताता था और एम्प्लॉय जो वहाँ का है वो मेरे बिहाफ में बाई या सेल करता था। धीरे धीरे मैंने खुद स्टॉक्स को स्टडी करना शुरू किया। 3-4 स्टॉक्स ही मैंने सेलेक्ट करके रखे थे, GMR इंफ्रा, SBI, PNB। GMR इंफ्रा में क्या करता था, 16 रुपये पे ख़रीदता था, 18 पे बेचता था, फिर 16 पे ख़रीदता था, 18 पे बेचता था। ये महीने में करीब 4 बार में पैसा रोटेट करता था। पैसा कम था तो क्वांटिटी भी कम रहती थी, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जो चीज़ आ रहा था ये सब करने में, वो था कॉन्फिडेंस। लगने लगा था कि शायद स्टॉक मार्केट से मैं भी पैसा बना सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा से, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये का प्रॉफिट से वेल्थ तो बनने से रहा। फिर मैंने GMR इंफ्रा को भी त्याग दिया। मैंने SBI और PNB को अपने पास एक्यूमुलेट करना शुरू किया। SBI का करीब 1,000 यूनिट मैंने ख़रीदा, मेरे ख्याल से एवरेज बाइंग प्राइस होगा 180, और PNB के 500 यूनिट्स के आसपास ख़रीदे और उसका बाइंग प्राइस था 160, और वो गिर गया। और वो गिरा और ऐसा गिरा कि मैंने देखना छोड़ दिया। 2016 के Jan-Feb में मैंने शेयर मार्केट का वो ऐप डिलीट कर दिया और देखना छोड़ दिया। मैंने सोचा जो होगा होगा, अब 10 साल के बाद इसे खोलूँगा। कुछ समझ नहीं था, सारा पैसा बस 2 स्टॉक में मैंने डाल रखा था। बाकी पैसे का जो सैलरी आती थी मैं RD और FD करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी का कोई स्ट्रेटजी बनाया नहीं था, तो बस छोड़ दिया। फिर एक दिन कहीं से मैंने सुबह सुबह मनी कंट्रोल का तो खोलने का आदत हो गया था, मनी कंट्रोल का ऐप खोला। मैंने देखा SBI अचानक से 3 बार एक दिन में अपर सर्किट लगकर 350 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पूरा मार्केट ग्रीन था, PNB भी ग्रीन हो गया था।
पीएनबी, एसबीआई, मतलब टोटल निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी जो छुओ वो ग्रीन था उस दिन। मैंने सारा का सारा अपना जो भी मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक्स था सब बेच डाला, क्योंकि एक चीज़ और समझ में आ रही थी कि ये जो प्रॉफिट भी हो रहा है ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बस बढ़ गया, ये गैम्बलिंग हो गया। तो मैंने सारा पैसा निकाला और लगा मुझे कि जब नॉलेज नहीं है और गैम्बलिंग करके ही पैसा बनाना है तो भाई यहाँ क्यों डालेंगे, फिर एक बार में ही बल्क में 10-15 लाख डालेंगे तो पैसा ही जमा कर दो। तो मैं 2016 में वो पैसा निकाल कर बिल्कुल छोड़ दिया। रियल जर्नी शुरू होती है म्यूचुअल फ़ंड की 2017 के अक्टूबर-नवंबर से, मतलब 2018 के शुरुआत से। इस बार मैंने HDFC बैंक की 3 SIP शुरू की, HDFC मिड कैप फंड, HDFC टॉप 100 फंड और HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। फिर क्या था, सैलरी आती थी, पैसा कट जाता था और मैंने ज़्यादा सोचने समझने का कोशिश नहीं किया। हाँ, बीच बीच में वही बाई सेल का जो चुल होता है, फ्यूचर ऑप्शन में हाथ डाल रहा था बीच बीच में। एक बार में एक महीने में 18-19 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने में 1 लाख का लॉस हो गया। मैं वहाँ से फ्यूचर ऑप्शंस को त्याग दिया मैंने। और ये जो SIP चल रहा था, ये पैसा कटने वाला सिलसिला, ये चलता रहा 2018 के शुरुआत से वो आज तक चल रहा है। 2019 टर्निंग पॉइंट आया जब HDFC का मुझे ईमेल आया, पोर्टफोलियो वैल्यू वो मेल के थ्रू बताने लगा 19 से। तो मैंने देखा कि पहली बार मैंने देखा कि लगभग 15-16% का रिटर्न मेरा बना हुआ है तीनों फंड में, और HDFC मिड कैप तो 18-19% पे मुझे रिटर्न दे रहा है और मैं अपना पैसा RD में डाल रहा था। यहाँ से मेरा थिंकिंग पूरा चेंज हो गया। मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट का जो ये म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू अपना वेल्थ क्रिएट करने का जो रास्ता है, इसको सीरियसली लेना शुरू करना चाहिए। मैंने ज़्यादा दिमाग फिर नहीं लगाया और मैंने फटाफट SBI ब्लू चिप फंड, जिसका आज से 7-8 साल पहले 2012-13 से मैं नाम सुन रहा था, HDFC मिड कैप फंड, पहले जो मैंने लिया था वो रेगुलर प्लान था सारा, तीनों HDFC मिड कैप, HDFC टॉप 100, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, वो सारा रेगुलर प्लान था, मतलब 1.5-1.5, पौने 2-2% एक्सपेंस रेशियो। इस बार मैंने दूसरे ऐप के थ्रू HDFC मिड कैप, SBI ब्लू चिप, एक्सिस लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI वैल्यू फंड, और महीना में लगभग 13-14 हज़ार रुपया मेरा कटना शुरू हो गया। फिर भी कोई बड़ा कॉर्पस बनाने का सपना नहीं था, बस दिख ये गया था कि FD से ज़्यादा रिटर्न तो मिल सकता है। फिर आया कोविड क्रैश हुआ, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 लाख पहुंच गया था, वो घट के 4.5 लाख, पौने 5 लाख के आसपास रह गया, पूरा मार्केट टूट गया था। 23 मार्च का दिन मुझे याद है, मैंने 2-3 दोस्तों से सलाह लिया और सब ने बोला मार्केट का दुर्गति हो रखा है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, किस में पैसा डालूं। पैसा पड़ा हुआ था पर डर इतना था कि आदमी लेने का कुछ सोच नहीं रहा था, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF लेकर आदमी करेगा क्या। फिर भी मैंने एक्सिस लार्ज कैप फंड में टॉपअप किया, मात्र 20,000 रुपये का। रीजनिंग क्या था, अगर मार्केट ऊपर आया तो सबसे पहले ब्लू चिप वाले स्टॉक जो हैं वो रिकवर करेंगे और उसके चलते एक्सिस का ये ब्लू चिप मेरा रिकवर सबसे तेज़ी से करेगा। तो फिर वो नॉर्मल 13,000 रुपये की जो जर्नी थी वो चल रही थी और सितंबर आया 2020। अगले वीडियो में मैं आपको अपना E-कैश का जो स्टेटमेंट होता है वो भी खोल कर दिखाऊंगा, मंथ दर मंथ मेरा पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा है। तो सितंबर तक मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 8 लाख जो घटकर 4.5 लाख हुआ था, उसमें अब जाकर लगभग 9-9.25 लाख का निवेश हो चुका था और वो ब्रेक इवन पे था, मतलब जितना इन्वेस्टेड अमाउंट था उतना ही रिटर्न भी आ रहा था। तो अब जाकर लगा फर्स्ट टाइम ऐसा 6-7 साल में कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये अपने कंट्रोल का चीज़ है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बस यहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया और पहला बुक जो मैंने पढ़ा वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने जो कर रहा था बस वही चालू रखा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। और इसी तरह बढ़ते अगस्त 2021 आया। फर्स्ट टाइम मेरा वैल्यू जो है पोर्टफोलियो का 10 लाख रुपया पार किया, फर्स्ट टाइम।
और यही मेरे लिए गेम बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। ये जो 10 लाख रुपया मुझे लगता था ये सब कर कर नहीं बनाया जा सकता है, अब लगने लगा अगर 10 बनाया जा सकता है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। तो मेरी पूरे इस स्टोरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है, और मैं अक्सर ऑफिस में लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट जो है वो 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ मत करो। पहला टारगेट अपना रखो म्यूचुअल फंड और शेयर या ETF से अपना कॉर्पस जो है पहले 10 लाख बनाओ। अगर 10 लाख तक पहुंचने के दरमियान आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि आपको पता चल जाएगा कौन सा एसेट आपके पोर्टफोलियो को आगे ले जा रहा है, कौन सा पीछे खींच रहा है, मार्केट गिरने पर आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर, मार्केट का नहीं, आपका। अब आपको कितना रिस्क आप ले सकते हैं। और पहला बार आप जानेंगे कि जब 10 लाख अपने अकाउंट में दिख जाता है ना, तो उसके बाद लगता है अब 10 से 20 भी बनाया जा सकता है, 20 से 40 बनाया जा सकता है, 40 से 80, 80 से 1,60,000, 1 करोड़ 60 लाख, ये सब बनाया जा सकता है। तो 10 के बाद 2021 के अगस्त के 10 लाख तक पहुंचने के बाद आज 26 के अगस्त में 1 करोड़ पे बैठा हूँ। मतलब 5 साल में ये जर्नी जो है मुझे 10 लाख से 10 टाइम्स 10x का रिटर्न देकर 1 करोड़ तक पहुंचा दी। ये कैसे पहुंची इसकी जानकारी मैं आपको अगले सप्ताह जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ये जो टोटल इंडियन इक्विटी दिख रहा है 86%, मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तो मैं यहाँ से कुछ पैसे निकाल कर लिक्विड, आर्बिट्राज और डेट फंड में डाल दूँगा। इंडियन इक्विटी मुझे 70% के आसपास रखना है, और गोल्ड को मैं लेना शुरू कर चुका हूँ फिर से। मिलते हैं दोस्तों अगले सप्ताह, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।